जय हिंद साथियों। भारत के इतिहास के वर्गीकरण के संबंध में आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व सम्राट हर्षवर्धन के बारे में हमने अध्ययन किया था। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई और अनेक राज्य उभर के आए। देश में छोटे छोटे राजा आए। आइए उन वंशों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से आए। इस मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो टाइम है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में बहुत परिवर्तन हुए। इसमें बहुत वंश आए। इसमें तंवर या तोमर ये उत्तर भारत के थे। चौहान, प्रत्याहार, गुर्जर प्रत्याहार। इनके अलावा जो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, सिसोदिया और दक्षिण भारत में यहां चेर, पांड्या और ये तो पहले से थे, चोल। इसके अलावा पल्लव, अनेक राजवंश, होयसाल, चालुक्य, राष्ट्रकूटा। इधर बंगाल में पाल और सेन वंश। यहां गढ़वाल, कन्नौज वगैरह का जो राज्य था, जयचंद। इधर कछवाहा, सिसोदिया, अनेक राजवंश आए। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध, ये जगह है सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की और यहां का एक राजा था दाहिर, सिंध का राजा था दाहिर, उसको आया था और यहां इस पर कब्जा कर लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है इतिहास के अंदर। इसके बाद भारत पे बहुत आक्रमण हुए और 1000 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक हमले किए। इसने अनेक हमले किए और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है सोमनाथ के मंदिर पर हमला। 1025 ईस्वी में इसने सौराष्ट्र, ये गुजरात में है वर्तमान में, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर हमला किया और मूर्ति को तोड़ा और बहुत सारा सोना लूट के ले गए और जो भी थे सामान था वो लूट के ले गए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है वो आती है, हम यहाँ पर केवल मुख्य घटनाओं का अध्ययन करेंगे क्योंकि अभी ये केवल संक्षिप्त वर्गीकरण चल रहा है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है 1191 ईस्वी की तराइन का प्रथम युद्ध होता है। यह युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है और मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जो असली नाम था वो पृथ्वीराज तृतीय था। ये पूछ लिया जाता है कि इनका कौन सा असली नाम था। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। छल से उनको हरा दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा और
ये युद्ध भारत के भविष्य का निर्धारण करता है। मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली की जो सत्ता है वो मोहम्मद गौरी के हाथ में आ जाती है और मोहम्मद गौरी ज्यादा समय नहीं चलता है, उसके 2-3-4 साल बाद ही इसका एक गुलाम होता है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, वो उसका शासन करता है और यहां से वंश की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले यहां आता है गुलाम वंश दिल्ली में, उसके बाद खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह इसके शासक थे। खिलजी के बाद आता है सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश और लोधी के बाद आता है, लोधी वंश के बाद आता है मुगल वंश। इस प्रकार दिल्ली पर इनकी सत्ता रहती है। जो है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसके साथ ही मुगल वंश की स्थापना यहां से हो जाती है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर की विजय होती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है महत्वपूर्ण, वो होता है 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास के अंदर। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और बाबर के बीच होता है। राणा सांगा वो वीर व्यक्ति थे जिनके शरीर में 80 घाव लगे थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, फिर भी उनके अंदर जज्बा युद्ध लड़ने का था। हालांकि वो किस्मत से हार गए, कई चीजें थी उसमें, बाबर ने पहले तोपों का प्रयोग किया था, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, और भी कई कारण रही, अलग बात है। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है, बाबर जीत जाते हैं। राणा सांगा, इनका नाम राणा संग्राम सिंह था, बाबर की विजय होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है 1556। ये युद्ध जो होता है इसको बोलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। यहां हरियाणा के पास एक जगह है पानीपत, यहां पे ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई हुई थी अकबर और अकबर के साथ में जो था उसके भी दूसरे पक्ष में था, वो था हेमू। अकबर वर्सेस हेमू। इनका एक्चुअल नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ये पूछ लिया गया परीक्षा में कि हेमू का एक्चुअल नाम क्या था। हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस लड़ाई में अकबर राजा था लेकिन ये लड़ा नहीं था। इनकी तरफ से इनका जो कमांडर था वो था बैरम खां, जो इनका कमांडर था और संरक्षक था, उसने ये युद्ध लड़ा था, बैरम खां। इसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1576 ईस्वी में ये होता है अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। इस युद्ध में भी अकबर नहीं था। अकबर के तरफ से सेनापति जो जय सिंह थे, राजा जय सिंह जयपुर के आमेर के, वो थे। और सबसे बड़ी बात, महाराणा प्रताप के जो सगे भाई थे, उनके भाई थे शक्ति सिंह, और वो भी उनके खिलाफ लड़ रहे थे उस युद्ध में। इस युद्ध के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग इसमें मानते हैं कि
अकबर की जीत हुई, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं युद्ध ड्रॉ हुआ था, यानी अनिर्णित रहा, ना तो कोई जीता ना कोई हारा। ये स्थिति इस युद्ध की रही। 1630 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल रहता है, और इनके साथ ही मराठा शक्ति का उदय होता है भारत के अंदर। यूरोपीय शक्तियों का, अब बात करते हैं यूरोपीय शक्तियों का उदय। का भारत में आगमन, इसमें से भी प्रश्न आता है। भारत में यूरोपीय शक्ति आना शुरू हो गई थी। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले 1498 में 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति, जो पुर्तगाली था, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। वास्को डिगामा आया, कहां पे आया? यहां आया। ये केरल के कालीकट नामक इस जगह पर आया था। यहां इसकी नाव रुकी थी, कालीकट स्थान था केरल, इस जगह पे। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आए वो आई अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सोलह 1602 में आए डच। डच कहते हैं हॉलैंड के निवासियों को, हॉलैंड वालों को डच कहते हैं। 1616 ईस्वी में आए डेनिस। डेनिस कहते हैं डेनमार्क के निवासियों को, ठीक। 1664 में आए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कौन है? फ्रांस के निवासी, फ्रांसीसी। और 1771 ईस्वी में आए स्वीडिश। स्वीडिश कहते हैं स्वीडन के निवासियों को, स्वीडन देश के निवासियों को स्वीडिश कहते हैं। यानी जो यूरोपीय शक्तियां भारत में आई वो इस समय आना शुरू। मध्यकालीन इतिहास में इन सारी घटनाओं के बाद एक भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान अनेक संत महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। हालांकि इस देश में हमेशा से लेते रहे, लेकिन इसमें देखिए शंकराचार्य का प्रमुख नाम है। शंकराचार्य जो हैं, जिन्होंने चार जो तीर्थों की स्थापना की, चार जो हमारे बनाए हैं, और इनका जन्म हुआ था केरल में, यहां पर 1788 ईस्वी में। इनके अलावा निम्बकाचार्य, अनेक महापुरुष हुए। लकुलिस, लिंगायत के वो लिंगायत समुदाय के, एकनाथ, शिवाजी के गुरु रामदास, रामानंद, जो कबीर के गुरु थे। इनके शिष्य कौन थे? कबीर। इनके शिष्य थे कबीर। दूसरे नंबर पर रैदास, यानी रविदास या रैदास एक ही बात है। तीसरे नंबर पर पीपा। चौथे नंबर पर सेना, और पांचवें नंबर पर थे धन्ना जाट। ये 5 इनके शिष्य थे। और रैदास की जो शिष्या थी मीराबाई। मीराबाई जो थी मेवाड़ के राजा संग्राम, यानी भोजराज, उनके संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। कबीरदास हो गए, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, सूरदास, अनेक महान पुरुष हुए। इनके अतिरिक्त
सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये प्रथम गुरु है सिख धर्म के। इनके 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, और भी जो 10 गुरु हैं सभी महान पुरुष थे। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सूफी संत, इनमें अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में इनकी जो श्राइन है। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है, इनका स्थान। निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय में, जिन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया था पुत्र प्राप्ति के लिए, जिनकी फतेहपुर सीकरी में वो बनी हुई है समाधि। शेख सलीम चिश्ती। बाबा फरीद, इनका स्थान पंजाब के अंदर है।